डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्टडी ब्लूप्रिंट परिवार में दिल खोल के स्वागत। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वैश्वीकरण, यानी कि विश्व की संस्थाओं का एकीकरण, यानी कि विश्व की जो बाजार है उसको क्या करना, जोड़ देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। तो लेते हैं अपने पहले स्लाइड के पहले वाले पॉइंट को। तो देखिए पहले वाले पॉइंट में क्या है। सन 1991 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह। और देखिए आप बातों को सुनने का प्रयास करिए। तो 1991 में क्या हुआ, हमारे देश के पास केवल 15 दिन का पैसा बचा हुआ था। देश में सारा पैसा खत्म हो चुका था। और अगर ये 15 दिन का पैसा भी खत्म हो जाता तो हमारा देश क्या हो जाता, कंगाल हो जाता, और हम क्या हो जाते, तो हम दिवालिया हो जाते, ठीक है ना। तो 1991 में क्या हुआ, अब भारत को पैसे की जरूरत थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह गए, कहाँ गए, तो IMF और विश्व बैंक के पास गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के पास गए। तो इन दोनों के पास जो अलग अलग देश हैं, जो इंग्लैंड वगैरह, फ्रांस वगैरह, ये सब जो देश है, इन पे इसका बहुत ही ज्यादा वर्चस्व रहता था, ठीक है ना, IMF के पास और विश्व बैंक के पास। तो इन्होंने क्या बोला कि हम आपको कर्जा देंगे लेकिन आपको एक शर्त मानना पड़ेगा। और शर्त क्या रखा कि आपको वैश्वीकरण की नीति भारत में लागू करनी पड़ेगी। ये वेस्टर्न वाले जानते थे कि भारत में जनसंख्या ज्यादा है और भारत में अगर हम अपना बाजार खोल दिए तो हमारा सामान बहुत ज्यादा बिचाएगा। इसीलिए वेस्टर्न वाले ने भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने ये शर्त रखा और वह कर्जा देने के लिए बोला कि आपको वैश्वीकरण की नीति आपके देश में लागू करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है हमारा, सन 1951 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास केवल 15 दिन का पैसा बचा हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय भारत के पास केवल 15 दिन का पैसा बचा हुआ था। इसलिए भारत गई, कहाँ गई, तो भारत गई पैसा मांगने IMF और विश्व बैंक के पास, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के पास। तो ये जो दोनों एजेंसी, दो संस्थाएं थी, इन पे जो वेस्टर्न देश हैं जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, इन पे इनका बोलबाला चलता था। तो उन्होंने क्या कहा कि आप भारत में वैश्वीकरण की नीति ला दीजिए और हम आपको कर्जा दे रहे हैं लेकिन उसके बदले भी आपको कुछ रखना पड़ेगा। और भारत ने क्या रखा, तो भारत ने 49 क्विंटल गोल्ड, 49 क्विंटल सोना कहाँ रखा, तो इंग्लैंड के बैंक में रखा। देखिए यहाँ पे पॉइंट है। अब देखिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 1951 में हमारे देश को ये संकट से निकाल के लाए। हमारे देश के पास पैसा खत्म हो चुका था। यहाँ पर देखिए इन्होंने कागजात भी साइन की 1991 में जब नई आर्थिक नीति लागू हुई, ठीक है। इसलिए भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, 1991 में लागू हुई, ठीक है। भारत को 49 क्विंटल सोना कहाँ रखना पड़ गया बच्चों, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखना पड़ गया। कहाँ रखना पड़ गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखना पड़ गया। सारा चीज आप समझ चुके होंगे, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो 1991 में ऐसी स्थिति आ जाती है हमारे देश के पास जो पैसे होते हैं वो खत्म होने के कगार पे होते हैं, केवल 15 दिन का पैसा हो जाता है। भारत के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो एक अर्थशास्त्री भी थे और वो इस बात को बखूबी जानते थे। यही एक प्रधानमंत्री थे जो हमारे देश को यहाँ से बचा के ले आए। अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री रहता तो उसके बस की बात शायद ये ना हो, ठीक है, लेकिन हम ऐसा कल्पना नहीं करते, ठीक है। तो ये गए कर्जा मांगने, तो उन्होंने एक शर्त रखा कि आपको भारत में क्या लानी पड़ेगी, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि LPG की नीति लानी पड़ेगी। आगे हम लोग LPG की नीति पढ़ेंगे। तो देखिए भारत में वैश्वीकरण की नीति लानी पड़ेगी। अब देखिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो भी है करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मजबूरी का समय है, वरना हम क्या हो जाएंगे, हम कर्जदार हो जाते। तो उन्होंने 49 क्विंटल पहले तो सोना रखा और नई आर्थिक नीति के लिए एग्रीमेंट साइन कर दिए गए। इन तीनों पॉइंट को आप देख लीजिए। 1991 में भारत का पैसा खत्म हो चुका था, इसलिए नई आर्थिक नीति आई, केवल 15 दिन का पैसा बचा था। नई आर्थिक नीति कब आई, तो बच्चों 1991 में आई। भारत ने कितना सोना रखा, तो 49 क्विंटल सोना रखा। कहाँ रखा, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा। और पॉइंट को हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएं और स्क्रीनशॉट्स भी ले पाएं, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट वाला स्लाइड। तो देखिए नई आर्थिक नीति के 3 अंग हैं। जो नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी उसके कितने अंग है बच्चों, तो उसके 3 अंग है। एक है हमारा वैश्वीकरण, एक है हमारा उदारीकरण और एक है हमारा निजीकरण। अभी आप इतना ही समझिए, आगे वाला स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि वैश्वीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है और निजीकरण क्या है। तो देखिए
1991 में भारत ने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण तीनों नीति अपनाई। जो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत तीनों आ रहा है और 1991 में नई आर्थिक नीति अपना लिया, तो इसका मतलब तीनों अपना लिया। तो नई आर्थिक नीति भारत ने कब अपनाई? तो 1991 में अपनाई। अगर पूछ ले भारत ने वैश्वीकरण कब अपनाई? तो 1991 में अपनाई। उदारीकरण कब अपनाई? तो 1991 में अपनाई। और निजीकरण कब अपनाई? तो तीनों को तीनों भारत ने 1991 में अपनाई। और वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण ये तीनों किसके अंग है? वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण किसके अंग है? तो नई आर्थिक नीति के अंग है। किसके अंग है? तो नई आर्थिक नीति के अंग है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, थोड़ा सा रफ। और ये देखिए नई आर्थिक नीति में क्या हुआ? तो नई आर्थिक नीति में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया को लागू किया गया। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो देखिए नेक्स्ट वाला स्लाइड आ गया हमारा वैश्वीकरण। जो आपके माइंड में खचखचाहट चल रही थी कि गुरुजी वैश्वीकरण क्या होती है, तो लीजिए आ गया वैश्वीकरण। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। देखिए आप अभी थोड़ा सा इसको होल्ड करिए, अब मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। मान के चलिए भारत का बाजार है, जाके अमेरिका में वस्तु बेच रहा है। अमेरिका का बाजार है, आके भारत में वस्तु बेच रहा है। चाइना का बाजार है, जाके फ्रांस में वस्तु बेच रहा है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि अलग अलग देश अलग अलग जगह पे क्या जा रहा है, जाके अपना क्या कर रहा है? वस्तु बेच रहा है। यानी कि जो देश के अलग अलग विश्व के जो देश है उनके व्यापार क्या जुड़ रहे हैं? एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? व्यापार जुड़ रहे हैं। यानी कि विश्व का काम जो है वो जुड़ रहा है, यानी कि विश्व के काम क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है वैश्वीकरण। यानी कि विश्व के अलग अलग देशों को कामों को जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स वाले भाषा में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स वाले भाषा में पढ़ते हैं वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है? एकीकरण हो जाती है, या फिर मिल जाती है, या फिर विलय हो जाती है। जैसे विलियन में पानी होता है ना, शरबत बनाते हैं ना, उसमें मिल गया। तो भारत में आके चाइना का बाजार मिल गया, भारत में आके अमेरिका का बाजार मिल गया, अमेरिका में जाके भारत का बाजार मिल गया। तो ये सब क्या हो गया? वैश्वीकरण हो गया। सिंपल सी बात, कोई ज्यादा झंझट वाला काम नहीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट है निजीकरण। तो निजी का मतलब क्या होता है बच्चा? तो निजी का मतलब होता है बच्चा प्राइवेट, प्राइवेट चीज या प्राइवेट लोग। तो देखिए यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करने ना निजीकरण कहलाता है। यहाँ पर देखिए स्वामित्व जो है बच्चों, हमारा जो ये क्या बोलते हैं MS वर्ड है, वो सपोर्ट नहीं करता है इन सारे वर्डों को। तो स्वामित्व ऐसे लिखाता है, ठीक है ना। यहाँ भी गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो स है, स और त है, इसके नीचे हलंत है। ये आधा अक्षर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसके नीचे हलंत है। इसका मतलब क्या है? आधा है। और इतना समझदार आप है ही, क्योंकि आप 10वीं क्लास के बच्चे हैं और स्टडी ब्लूप्रिंट से आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र पर यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी आधा या पूरा मालिक बन जाती है सार्वजनिक क्षेत्र का, तो वैसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निजीकरण कहलाती है। यानी कि कोई भी बिजनेस है, उस पे कोई प्राइवेट व्यक्ति या फिर प्राइवेट कंपनी अपना उसका मालिक हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? निजीकरण कहलाएगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? निजीकरण। ठीक है, तो निजीकरण का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेट हो जाना। ठीक है, कोई भी चीज, रेलवे आज क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है, रेलवे निजीकरण हो गया। एरोप्लेन का क्या हो जा रहा है? निजीकरण। यानी कि वो बेचा नहीं जा रहा है, उसके आधे या पूरे मालिक कौन हो जा रहे हैं? कोई खास व्यक्ति, कोई पर्सनल व्यक्ति हो जा रहा है, या कोई पर्सनल प्राइवेट कंपनी हो जा रहा है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निजीकरण बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा उदारीकरण। तो देखिए उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण आर्थिक कार्यों के ऊपर सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना उदारीकरण की प्रक्रिया है। यानी कि देखिए जो आर्थिक कार्य है जिनसे देश का विकास होता है, उसके ऊपर लाइसेंस लगाया गया था। पहले क्या होता था ना कि अमेरिका की जो कंपनी है वो भारत आके काम नहीं कर सकती, चाइना की जो कंपनी है वो भारत आके काम नहीं कर सकती। तो यही सब लाइसेंस को भारत ने क्या किया? LPG प्रोसेस में उदारीकरण में हटा दिया तो अमेरिका कंपनी भारत आ गया, चाइना का कंपनी भारत आ गया। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदारीकरण बोलते हैं। कोई झंझट वाली समस्या नहीं, आराम से पढ़ते रहिए, धीरे धीरे चलिए। एक कहावत है कि धीरे धीरे चलिएगा तो सबसे मिलिएगा और तेजी से चलिएगा तो रब से मिलिएगा। लेकिन यहाँ आपको रब से भेंट नहीं होगा,
होगा, यहाँ आपको भेंट हो सकता है पापा के जूतों से, क्योंकि अगर आपके सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया तो बच्चा समझ जाओ सर आपका और जूता आपके पिताजी का। चलिए नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तीनों पॉइंट को आप पढ़ चुके होंगे। वैश्वीकरण क्या है, तो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ जाती है। प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण क्या है, तो निजीकरण होता है तो उसका सार्वजनिक क्षेत्र का मालिक कौन हो जाता है, कोई भी निजी व्यक्ति या निजी कंपनी हो जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र का आंशिक या पूर्ण रूप से मालिक हो जाता है। उदारीकरण क्या है, तो जो आर्थिक क्रिया पे जो क्या लगाया गया, जो प्रतिबंध लगाया गया है, लाइसेंस कोटा वगैरह, उसको हटा देना ही क्या बोला जाता है, उदारीकरण बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को हम आर्थिक सुधार और एलपीजी मॉडल तथा नई आर्थिक नीति भी कहते हैं। जो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण है, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं हम लोग आर्थिक सुधार, एक बोलते हैं हम लोग एलपीजी मॉडल और एक बोलते हैं हम लोग नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति इसी को बोलते हैं, आर्थिक सुधार इसी को बोलते हैं और एलपीजी मॉडल इसी को बोलते हैं। देखिए एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन का हिंदी होता है निजीकरण। लिबरलाइजेशन का हिंदी क्या होता है, निजीकरण नहीं, लिबरलाइजेशन का हिंदी होता है उदारीकरण, सॉरी उदारीकरण, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। निजीकरण यानी कि चीज क्या हो जाएगा, आधा या पूरा क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोब मतलब देखे ना, ग्लोब देखे ना, तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे से जुड़ जाएगी, वही क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को एक बार हम फिर देखते हैं और चीजों को थोड़ा रब करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण को आर्थिक सुधार, एलपीजी मॉडल और नई आर्थिक नीति कहते हैं। देखिए वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, मुख्य 5 अंग है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में दे देता है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है और 5 ऑप्शन में नहीं रहता है। तो उस स्थिति में आप 4 टिक करिएगा। क्या टिक करिएगा, ऑप्शन 4, ठीक है ना, जिसमें जैसे दिया रहेगा वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, 1 2 3 4, तो क्या मारिएगा, 4 मारिएगा। अगर 5 दिया रहेगा तो 5 मारिएगा, ठीक है। तो देखिए व्यवसायिक और व्यापार संबंधित अवरोधों में कमी, यानी कि जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया आई तो व्यवसायिक और व्यापार संबंधित जो अवरोध है, मतलब जो लोग रोक रहे थे व्यापार करने के लिए, इन सब चीजों पर जो अवरोध लगा हुआ था कि अमेरिका कंपनी आके यहाँ काम नहीं कर सकती, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि उसमें क्या हो गया, अब कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि उदारीकरण का नीति आ गया वैश्वीकरण में, ठीक है। एक है हमारा पूंजी का निर्बंध प्रवाह, यानी कि जब वैश्वीकरण की नीति आई तो लोग बड़े बड़े चीजों को खरीद रहे हैं, अपनी पूंजी को मजबूत कर रहे हैं, पैसा आ रहा है तो पूंजी मजबूत हो रहा है ना जी, तो उसी को क्या बोलते हैं, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, यानी कि पूंजी लोगों की मजबूत हुई वैश्वीकरण के आने से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। जब अमेरिका की कंपनी आके यहाँ पर बनाएगी, ऐप वगैरह बनाएगी, कोई कार वगैरह बनाएगी, कोई अलग अलग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लैपटॉप बनाएगी, भारत का लोग भी सीखेगा और सीखेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, तो टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह बोलते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब हिंदी में क्या होता है, प्रौद्योगिक होता है, ठीक है ना, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं टेक्नोलॉजी का प्रवाह। अब देखिए श्रम का प्रवाह, श्रम मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया आई तो काम करना और भी लोगों को रोजगार मिलने लगा, तो श्रम और भी ज्यादा मिला, और भी ज्यादा काम हुआ, तो और भी ज्यादा काम की जरूरत पड़ने लगी, काम के लिए लोगों को जरूरत पड़ी, तो बहुत सारे लोगों को क्या मिला, रोजगार मिलने लगा। तो श्रम जो काम था वो बहुत ज्यादा काम आने लगा तो लोग चाहिए ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, श्रम का निर्बाध प्रवाह बोलते हैं। नेक्स्ट है पूंजी की पूर्ण प्रवाहशीलता, यानी कि पूंजी में बदलाव आने लगा लोगों को, ठीक है। यहां तक आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर, और याद रखिएगा कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। एलपीजी मॉडल, नई आर्थिक नीति, और फिर आर्थिक सुधार किसे बोलते हैं, तो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को बोलते हैं। कब लागू हुआ था नई आर्थिक नीति पूछ देगा, तो 1991 में लागू हुआ था। एलपीजी मॉडल कब लागू हुआ था, तो 1991 में लागू हुआ था। सबको एक ही चीज बोलते हैं, एक बार मिटा देते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए इस पॉइंट को एक बार फिर से, तो 1991 में ये सारा नीति कब क्या हुआ था, लागू हुआ था। और वैश्वीकरण के कितने अंग है, 5 अंग है। इसको मत देखिएगा, इसको 1991 ही देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला स्लाइड की ओर। एरोप्लेन उड़ गया, ये देखिए
वैश्वीकरण की प्रक्रिया को लागू करने के लिए देश में आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी, लोगों को रोजगार मिलने लगा और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। यानी कि जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया लागू हुई तो देश की आर्थिक स्थिति कैसी होने लगी, अच्छी होने लगी। यानी कि देश से थोड़ा गरीबी कम होने लगा, लोगों को रोजगार मिलने लगा। जब अमेरिका की कंपनी आएगी, फ्रांस की कंपनी आएगी, चाइना की कंपनी आएगी, बहुत सारा कंपनी आई 1991 में वैश्वीकरण का नीति हुआ तो, और जो भारत के लोग थे जो बैठे उठे थे उस सबको बहुत बड़ा पैमाना पर रोजगार मिला, बहुत लोगों को काम मिला। तो क्या हुआ, आर्थिक स्थिति हमारा अच्छा होगा, ठीक है, और रोजगार मिला और उत्पादन में भी वृद्धि हुआ। यानी कि बहुत आदमी, जब मान के चलिए हम अकेले हैं और अकेले कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो अकेले मान के चलिए हम बना रहे हैं आपका मोबाइलें बना रहे हैं, तो मान के चलिए एक दिन में हम कै गो मोबाइल बना सकते हैं, एगो। और 100 गो आदमी हो गया तो मिल के कै गो मोबाइल बनाएगा, 100 गो। यानी कि उत्पादन में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। रोजगार मिलेगा तो उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। रोजगार मिल गया, अकेले कै गो आप बनाइएगा, मान के चलिए अकेले आप घरे बना रहे हैं तो कै गो एक दिन में ईटा जोड़िएगा, 100 गो, 50, 500 जोड़िएगा। 10 गो मिस्त्री लगा दिए, एक दिन में 5000 ईटा। 50 को लगा दिए, एक दिन में एक ताला तक तैयार। कोई सिंपल सी बात है, कुछ समझने का कुछ ही है, ये नहीं है, खाली आराम से समझना है। इकोनॉमिक्स का हार्ड चैप्टर है। यहाँ पर देखिए, ये बकलोलिया नहीं बोलेंगे, खान सर बोलते हैं, सॉरी। हाँ, ये लड़की देखिए यहाँ पे काम इसको मिल गया। हाँ, ये जो देखिए यहाँ पर बैंक थी, क्या बोलते हैं, मॉल वगैरह खरीदा तो लोग क्या कर रहे हैं, उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हुआ तो लोग सामान वगैरह खरीदने लगे। ठीक है, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र एवं नकारात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा। देखिए इस पॉइंट को समझेंगे कैसे, तो देखिए कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को देखिए समझने का हम प्रयास करते हैं कि वैश्वीकरण का कृषि क्षेत्र पर प्रयास कैसे ज़्यादा पड़ा और सेवा क्षेत्र पर कैसे कम, सेवा क्षेत्र पर ज़्यादा कैसे पड़ा और कृषि क्षेत्र पर कम कैसे पड़ा। तो देखिए सकारात्मक का मतलब क्या होता है कि जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया आई तो सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ। देखिए सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र वो होता है जिससे बहुत बड़ा बड़ा काम, जैसे जो होता है ना, क्या बोलते हैं, यातायात सुविधा हो गया, बैंकिंग सुविधा हो गया, तो इस सब क्षेत्र में आदमी को बहुते रोजगार मिला। इसीलिए क्या हो गया, सेवा क्षेत्र पर इसका सकारात्मक प्रभाव हुआ। लेकिन जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो कृषि वाले लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि कृषि से इससे उतना काम रिलेटेड अइबे नहीं किया कुछ देश में, तो इसलिए इसका कृषि क्षेत्र पर कैसा प्रभाव पड़ा, नकारात्मक। वैश्वीकरण की प्रक्रिया आई और सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में लोगों को काम मिला, तो इस सेवा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और कृषि क्षेत्र वैसे ही का वैसे ही रह गया, तो इसका मतलब कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सिंपल सी बात, कोई टेंशन की बात नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट वाला स्लाइड पे देखिए, तो नेक्स्ट वाला स्लाइड पे क्या है, तो नेक्स्ट वाला स्लाइड पे अक्षय कुमार जी हैं, लेकिन उससे पहले हमारा क्या है, तो उससे पहले है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी हम किसको बोलते हैं, ऐसा कंपनी जो अपने देश के साथ साथ औरों देश में सामान का उत्पादन कर रहा है और देश में सामान बना रहा है। जैसे टाटा है तो भारत में गाड़ी बना रहा है, भारतों में गाड़ी बना रहा है, चाइना में कंपनी होगा, हो सकता है कि अमेरिका में उसका कंपनी हो। तो अब एक कंपनी और अलग अलग देश में, मतलब एक से अधिक देश में सामान बनाए, उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैसी कंपनी जो अपनी वस्तु और सेवा का उत्पादन, वो ऐसी कंपनी जो अपने वस्तु और सेवा का उत्पादन, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन मिस्टेक हो गया है, स्लाइड्स को हमने अच्छे से देखा नहीं, तो आप मेरे मुंह से सुन के नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है ना। तो देखिए वैसी कंपनी जो अपने वस्तु और सेवा का उत्पादन एक से अधिक देश में करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा के, और मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एक से अधिक देश, ठीक है, एक से अधिक देश, एक से अधिक देश में उत्पादन करेगा ना, तो वैसा ही कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। आप एक बार फिर से पॉइंट को सुन लीजिएगा और नोट्स में अभी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेके इंक्लूड करिएगा तो यहाँ पे तो नहीं है। तो सुनिए, वो देखिए वैसी क्या बोल रहे हैं, हाँ, वैसी कंपनी जो अपने वस्तु और सेवा का उत्पादन एक से अधिक देशों में करती है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत सारा है, लेकिन आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो इन्हीं 6 कंपनियों से आते हैं। तो एक है हमारा फोर्ड, एक क्या है हमारा बच्चों, तो एक है हमारा फोर्ड, एक है टाटा, एक है कोको कोला, और एक है हमारा सैमसंग, एक है नोकिया, एक है इन्फोसिस। तो देखिए यहाँ पे टाटा की गाड़ी का प्रचार कर रहे हैं, कौन कर रहा है, तो टाटा की गाड़ी की प्रचार कर रहे हैं अक्षय कुमार। ये है यहाँ पर कोको कोला
और ये है यहाँ पर समसम जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी है, टाटा कैसी है बहुराष्ट्रीय कंपनी, समसम बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी आप समझ गए तो गुरुजी वैसा कंपनी जो अपना सामान का उत्पादन एक से अधिक देश में करता है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी का एक खास बात ये होता है, मान के चलिए कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो क्या कर रही है, इस पेन को बनाने का काम कर रही है, तो वो क्या चाहेगी कि ये पेनवा बहुत कम पैसा में बने, जैसे 10 रुपये में बन जाए और इसको बेचे 100 रुपया में, तो उसको 100 कम से कम ज़्यादा फायदा हो, उसको 90 रुपया फायदा होगा। यानी कि वो चाहती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कि जो वस्तु बनाने में मेरा लागत मूल्य है वो कम से कम हो, क्या हो, लागत मूल्य क्या हो, कम से कम हो। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही है, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने वस्तु के लागत मूल्य में क्या लाना चाहती है, कमी लाना चाहती है, ताकि वस्तु कम से कम पैसा में बने और बेचे ज्यादा पैसा में, ताकि हमको फायदा ज्यादा हो। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो देखिए नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम बहुराष्ट्रीय कंपनी को याद कैसे करेंगे, और इस वाले स्लाइड से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आप रख ही लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी याद करने के लिए एक ही ट्रिक है बच्चों, फिट CNS, फिट CNS, FIT CNS, FIT CNS, FIT CNS, FIT CNS। ठीक है, देखिए F से हो जाएगा बच्चों हमारा फोर्ड। F से क्या हो जाएगा, तो F से हो जाएगा हमारा फोर्ड। फोर्ड क्या है, तो फोर्ड एक गाड़ी की कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, एक है हमारा इन्फोसिस। तो इन्फोसिस जो होता है कंपनी का नाम, तो इन्फोसिस जो होती है वो कंप्यूटर्स वगैरह बनाने का काम करती है, कंप्यूटर का सामान वगैरह बनाने का काम करती है, और ये एक भारत की कंपनी है। ठीक है ना। और एक है हमारा टाटा, हमारे देश का गौरव, हमारे देश की ग्लोरी, हमारे देश का प्राउड, टाटा, रतन टाटा, उन्हीं की जो ये है कंपनी है, यानी कि टाटा। एक क्या है हमारी, टाटा। तो फिट का हमने पढ़ा, तो एफ से पढ़ा, क्या हमने पढ़ा, एफ से फोर्ड, आई से इन्फोसिस और टी से टाटा। एफ से फोर्ड, आई से इन्फोसिस, टी से टाटा। एफ से फोर्ड, आई से इन्फोसिस, टी से टाटा। ये थी बहुराष्ट्रीय कंपनी। और यहाँ देखिए CNS का मतलब, तो सी से क्या हो जाता है, कोका कोला। तो आपने गाना भी सुना होगा, कोका कोला तू। तो कोका कोला तू क्या है, तो कोका कोला तू है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। कोका कोला तू क्या है, तो कोका कोला तू एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। एक है नोकिया। तो नोकिया क्या है, नोकिया का ये वाला आपने मोबाइल देखा होगा, तो नोकिया भी क्या है, तो नोकिया एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आज तो नोकिया मार्केट से ही गायब हो गई। पहले नोकिया जो घरे घरे में रहती थी, आज नोकिया हमें गाँव गाँव या देशों देशों कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, एक हुए सैमसंग। ठीक है, एक क्या है, सैमसंग। तो सैमसंग का मोबाइल काफी ज्यादा चर्चित है, और वीडियो शूट जो हो रहा है वो सैमसंग से नहीं हो रहा है, लेकिन सैमसंग अल्ट्रा लेने का शौक बहुत लोगों का है, क्योंकि उसका कैमरा काफी अच्छा आता है। तो ये है हमारा सैमसंग। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट को हम एक बार रब करते हैं और एक बार फिर से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ के जो सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो वो छूटे ना आपसे। ठीक है, एफ से हो गया हमारा फोर्ड, एफ से हो गया फोर्ड, आई से हो गया हमारा इन्फोसिस, टी से हो गया हमारा टाटा, सी से हो गया हमारा कोको कोला, एन से हो गया हमारा नोकिया, एस से हो गया हमारा सैमसंग। फिट CNS, FIT CNS, FIT CNS, फोर्ड इन्फोसिस टाटा, फोर्ड इन्फोसिस टाटा, कोको कोला नोकिया सैमसंग, फोर्ड इन्फोसिस टाटा, कोको कोला नोकिया सैमसंग। क्या बात है, अच्छा सर, अच्छा थी बन गया यार, निमोनिक्स अच्छा बन गया। ठीक है, तो ये सारे चीज को आप याद कर लीजिएगा। और एक पॉइंट यहाँ से ये भी आ सकता है कि वो कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो भारत की है। तो भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी दो ही है, एक है टाटा और एक है इन्फोसिस। एक है टाटा, एक है इन्फोसिस, एक है टाटा, एक है इन्फोसिस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो देखिए नेक्स्ट वाला स्लाइड, पार्ले समूह के, पार्ले कंपनी के थम्स अप ब्रांड को कोको कोला ने क्या कर लिया बच्चों, खरीद लिया। जो आप थम्स अप पीते हैं ना, थम्स अप, सलमान खान का प्रचार, आज फिर तूफानी करते हैं थम्स अप। तो ये जो थम्स अप है ये किसका था पहले, तो थम्स अप पहले पार्ले का होता था। पहले पार्ले इसको थम्स अप को बेचती थी, लेकिन अब थम्स अप को कौन खरीद लिया, तो अब हो गया कोको कोला का। अब पार्ले का पत्ता कट गया थम्स अप से, तो अब थम्स अप किसका हो गया, कोको कोला का। इसीलिए लाइन लिखा है कि पार्ले के थम्स अप कंपनी को कौन खरीद लिया, तो कोको कोला ने खरीद लिया। ठीक है, एक देखिए विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार, यहाँ पे हाँ, विदेशी व्यापार विश्व के व्यापारों को जोड़ने का काम करती है। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन इसलिए निकल गया क्योंकि पढ़ते पढ़ते जो है मेरे को थोड़ा सा वही चीजें लगा, तो इसीलिए निकल गया। ठीक है, आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और एक बार अच्छे से मैं इसको लिख देता हूँ कि थम्स अप कोको पार्ले के पास नहीं रह गया,
थम्स अप कहाँ चला गया, अब कोको कोला के पास चला गया। और विदेशी विश्व व्यापारों को जोड़ने का काम करती है। अमेरिका की कंपनी अगर भारत आई तो भारत भी चाहेगी कि हमारी कंपनी कहाँ जाए, अमेरिका जाए। चाइना की कंपनी भारत आती है तो चाइना भी चाहेगी कि भारत भी चाहेगी कि हमारी कंपनी चाइना जाए। यानी कि जो विश्व के विदेशी व्यापार हैं, इससे क्या होता है, तो देश के जो व्यापार होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है ना। जो विदेशी व्यापार है वो व्यापारों को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निवेश, इन्वेस्टमेंट। क्या है, निवेश। देखिए, अपने पैसा का कोई ऐसा सामान खरीद लेना जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा टिकाऊ हो, ठीक हो, बहुत ही ज्यादा टिकाऊ हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो और भविष्य में उसको बेचने पर आपको वापस पैसा प्राप्त हो सके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो देखिए, परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरण में खर्च किए गए मुद्रा को क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए अगर आपके पास पैसा है, 10 कट्ठा जमीन ले लिए, भविष्य में कभी भी बेचिएगा आपको 10 कट्ठा का वो पैसा दे देगा। आपके पास पैसा है, कोई बड़ा होटल ले लिए, कभी भी बेचिएगा पैसा दे देगा। आपके पास पैसा है, कोई बहुत बड़ा मशीन ले लिए या बाइक वगैरह ले लिए, भविष्य में बेचिएगा तो आपको पैसा देगा। तो ये ऐसे संपत्ति जिन्हें हम ऐसे संपत्ति जो अच्छे होते हैं, हमारे परिसंपत्ति होते हैं और उसमें अगर हम पैसा खर्चा करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं, ठीक है। उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, निवेश। और पॉइंट को हम रब कर देते हैं, यहाँ पे रब कर दिए और देख लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, इसे भी पढ़ लीजिएगा। और ये थम्स अप कहाँ चला गया, कोको कोला के पास। नेक्स्ट पॉइंट में आ गया हमारा विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या आ गया, विश्व व्यापार संगठन। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसको WTO भी बोलते हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और नियंत्रण करना है। विश्व व्यापार संस्था एक ऐसी संस्था या संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है कि जो विश्व में व्यापार चल रहे हैं, इसका उद्देश्य जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चल रहे हैं उसको क्या करना है, उदार बनाना, उसको क्या करना है, छूट देना काम है कि आप अच्छे से व्यापार करें और उस पर ध्यान रखना काम है कि कहीं कोई व्यापार में गलत काम नहीं न कर रहा है, ठीक है ना। तो उसी को वही जो है वो कंट्रोल करते हैं, वो क्या बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन। ये है आपका WTO, ये क्या है आपका WTO, ठीक है, ये है आपका WTO। इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं और यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, और नोट्स भी आप जरूर बनाइएगा। तो देखिए, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, WTO की स्थापना जनवरी 1995 में हुई। भारत WTO का सदस्य है। तो जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना कब हुई, तो जनवरी 1995 में। इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों, आपके एग्जाम में टपक सकता है, एक भी डेट मिस मत करिएगा, ठीक है ना। तो WTO की स्थापना कब हुई, तो जनवरी 1995 में। भारत इसका सदस्य है, तो गुरुजी भारत इसका सदस्य है, ठीक है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का मुख्यालय है कहाँ, जिनेवा में। कहाँ है, यहाँ पर देखिए WTO का मुख्यालय है जिनेवा में। देखिए यहाँ पे WTO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, माने हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस कहाँ है WTO का, जिनेवा में। WTO का हेड ऑफिस कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है। WTO का हेड ऑफिस जिनेवा में। वर्तमान में WTO में वर्तमान में 149 देश है। WTO में अभी क्या गो देश शामिल है, तो 149 गो, क्या गो, 149 गो देश जो है वो WTO में अभी शामिल है। WTO क्या करता है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार होते हैं उन्हें क्या करता है, उनकी सहायता करता है और उन पे नजर रखता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट वाली स्लाइड, नई आर्थिक नीति में वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण को शामिल किया गया। ये तो आप जानते ही हैं, पहले ही स्लाइड में हमने पढ़ा था कि नई आर्थिक नीति में किसको किसको शामिल किया गया। तो वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण की कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी। कौन कौन क्या क्या कहते हैं, तो नई आर्थिक नीति कहते हैं, आर्थिक सुधार कहते हैं, LPG मॉडल कहते हैं। नई आर्थिक नीति भी इसी को कहते हैं, आर्थिक सुधार भी इसी को कहते हैं और LPG मॉडल भी इसी को कहते हैं। देखिए, भारत को 49 क्विंटल सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखना पड़ा, तभी भारत को क्या मिला, पैसा मिला। ये भी आपने पढ़ लिया था। द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास पुस्तक में बताया गया कि भारत में 85% लोग हैं जिन्हें जीवन यापन करने के लिए सामान्य सुविधा भी मुश्किल से उपलब्ध होती है। देखिए यहाँ पे द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास नामक पुस्तक है, एक ठो द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास नामक एक पुस्तक है, ठीक है। क्या है, एक पुस्तक है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास।
उसने ये बताया कि भारत में जो 85% लोग हैं उनको जो सामान्य सुविधा है वो भी बहुत मुश्किल से उपलब्ध होती है, ठीक है। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हमारे देश में जो गरीब है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अमीरों की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। केवल कुछ ही लोग जो है वो अमीर रह चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे देश के लिए एक दुखद बात है। हमारे देश में 85% जो लोग हैं उन्हें जीवन यापन करने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास ये सब जुटाने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपको मुश्किल ना हो। उम्मीद करते हैं कि हमें भी इन कामों में मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो चैप्टर समाप्त हो चुका है, काफी छोटा चैप्टर था और हमने अच्छे से पढ़ा। लेकिन आपका एक सवाल होगा बच्चों कि गुरुजी आप केवल चैप्टर्स ही पढ़ा रहे हो, आप क्वेश्चंस नहीं करा रहे हो। तो देखिए बच्चों, एक जैसे ही ये खत्म होगा इकोनॉमिक्स का 7वां लेसन, तो उसी क्लास के बाद आपको एक क्लास दिया जाएगा और उसी क्लास में सारे क्लास के क्वेश्चंस आंसर के एक पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका भी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का आपको पीडीएफ मिलेगा। हर एक चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करिए, उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा। 24 या 48 घंटा के बाद क्लास होने के बाद आपको वहां पे पीडीएफ शो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चौथा लेसन नहीं पढ़े हैं तो हमारी वित्तीय संस्था जाके आप पढ़ सकते हैं, 5वें लेसन को भी पढ़ सकते हैं और 6ठे लेसन को हमने क्या किया, तो 6ठे लेसन को हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब कल मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में और फिलहाल हमारा चैप्टर क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। कल का हमारा चैप्टर क्या होगा, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। कल चैप्टर क्या होगा, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया।